नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग वर्ण विचार को पूरी तरीके से पढ़ चुके थे, जो इसका सब्जेक्टिव था। और उस समय पढ़ाते समय हम आपको बोले थे कि जो हम आपको वर्ण विचार पढ़ा रहे हैं, या आपको मैट्रिक, इंटरमीडिएट, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं। दरअसल जितने भी उत्तर भारत का एग्जाम होता है, जैसे आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, इन सब राज्य के अधिकतर जो एग्जाम होता है उसमें हिंदी व्याकरण को पूछा जाता है, तो वहां भी आपको काम देगा। यदि आप इससे पहले के क्लास को अच्छी तरीका से कर चुके होंगे तो आज आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। और यदि पिछले का क्लास आप नहीं किए हैं तो इसी चैनल पर वर्ण विचार का पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो दिया हुआ है। दरअसल वर्ण विचार एक हिंदी व्याकरण का काफी लंबा चैप्टर है। तो चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए, कह रहा है कि कौन संयुक्ताक्षर है। चार ऑप्शन दे रहा है आपको, छत्र, त और ज्ञ। इसमें से आपको पकड़ना है ये कौन सा इसमें संयुक्ताक्षर है। दरअसल संयुक्ताक्षर कितने थे? चार। जो दो कौन कौन थे? चार, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ है, त्र है और ज्ञ है। इसमें जबकि त क्या है? नहीं है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब पहले वाला क्लास कीजिएगा, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव बस छूट गया था और ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको काफी लंबा वक्त लगा, क्योंकि दरअसल मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी कई जगह पे चलता है, वहां भी हमको देखना पड़ता है और नई क्लास का शुरुआत हो रही थी, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा लाने में हमको देरी हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्ताक्षर है। इसमें है कि कौन संयुक्ताक्षर नहीं है, तो ता नहीं था। संयुक्ताक्षर दरअसल चार होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसमें देखिए, तो पा आपका संयुक्ताक्षर नहीं है, ता भी नहीं है, इया भी नहीं है, लेकिन स्र क्या है? संयुक्ताक्षर है। तो दोनों इस तरह से ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आपका आता है एग्जाम में। घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो दरअसल वर्ण को दो भाग में बांटा गया था, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो वैसे वर्ण जिसको उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं, और घोष वर्ण की संख्या होती है 31। ठीक है। इससे रिलेटेड है अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण की संख्या होती है 13, और घोष और अघोष को अगर पूरा मिला दिया जाता है तो बन जाता है 31 और 13 44। घोष और अघोष वर्ण की कुल संख्या होती है 44। वैसे वर्ण जिसको उच्चारण करते समय सारी बातों को हम एक एक करके पढ़ाए थे। वैसे वर्ण जिसको उच्चारण में बोलने में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं, और जिसको उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है उसको घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण की संख्या होती है 31 और घोष वर्ण की संख्या होती है 13। 31 और 13 44 होता है टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। यहाँ पे दे रहा है ह, व, स और क। इसमें आपको चुनना है कि कौन सा इसमें घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण में आता कौन कौन है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सभी स्वर, अंतःस्थ वर्ण और ह, इतना घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण इसमें देखिए व है, स है, क है, जबकि इसमें क्या है? ह ही आपका घोष वर्ण है। ह आपका घोष वर्ण है। यहाँ पकड़ना है निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है। तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सभी स्वर और आपका अंतःस्थ वर्ण और ह, इतना आपका है घोष। इसको छुड़ा करके देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष है। तो तृतीय है तो ये तो होगा नहीं। ज है, ये क्या है? च, छ, ज, ये भी तृतीय है तो ये भी नहीं होगा। थ प्रथम दूसरा है, वर्ण का दूसरा है, इसलिए थ इसमें होगा घोष वर्ण, सॉरी अघोष वर्ण। और म ये क्या है? पंचम वर्ण है तो आपका घोष हो गया, जबकि थ अघोष है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है। आप लोग पढ़े होंगे अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें कम समय लगता है, बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, हवा निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण की संख्या होती है 19, क्योंकि अल्प प्राण में केवल मुख्य व्यंजन को बांटा गया है और मुख्य व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। तो अल्प प्राण की संख्या होती है 19 और महाप्राण की संख्या होती है 14। तब आप जोड़िएगा ना, 19 और 14 33, और मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33, और मूल व्यंजन वर्णों को ही अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है। तो 19 और 14 हो गया 33। घोष तथा घोष वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है। तो 31 और 13 कितना हो गया? 44। तो घोष तथा घोष की कुल संख्या हो गया 44। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिए, लिपि में हम पढ़ाए थे आप लोग को कि दुनिया का अधिकतर लिपि यानी कि 95% लिपि जो है बाएं से दाएं चलता है, यानी कि बाएं से दाएं चलता है। लेकिन उर्दू एक ऐसा लिपि है जो उल्टा चलता है, यानी कि दाएं से बाएं उल्टी की ओर चलता है। और उर्दू का लिपि है फारसी, पंजाबी का लिपि है गुरुमुखी, हिंदू का है देवनागरी और अंग्रेजी का है रोमन। और भारत का सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी, और दुनिया का प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। भारत का ही नहीं है, पूरी दुनिया का प्राचीन लिपि ब्राह्मी है। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन है।
इससे पहले अभी हम 10 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर चुके थे और 11 से लेकर के 20 तक यहाँ पर हम लिखे हुए हैं जो वर्ण विचार से निकाला हुआ है। और अभी शायद आपको बोर्ड भी चमक रहा होगा क्योंकि पीछे से हम लाइट जलाए क्योंकि अंधेरा का समय हो चुका है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। और जैसा कि ऑब्जेक्टिव कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन का संख्या जानते हैं कि 4 होता है, य, र, ल और व। या, र, ल और व। देखिए इसमें से ल क्या है, ल यहाँ पर है, जबकि क, ख, ग अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, तो अंतःस्थ व्यंजन है ल। या, र, ल और व अंतःस्थ व्यंजन है। सारा चीज को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम पढ़ा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, देखिए ऊष्म व्यंजन नहीं है तो ऊष्म व्यंजन का संख्या होता है 4, तलावी समूहध्वनि स, दंती स और ह। देखिए तलावी समूहध्वनि स ह भी है, दंती स नहीं है, जबकि यहाँ पे व है। वह क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। या, र, ल और व। ड़ कौन सा व्यंजन है, तो आप लोग पढ़े थे ड़, एक और भी ऐसे लिखा जा रहा था। और थोड़ा याद कीजिए, आप लोग इस तरह से हम पढ़ाए थे, तो इसको द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो कौन सा व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है आपका। द्विगुण व्यंजन व्यंजन ही है लेकिन मूल व्यंजन नहीं है। मूल व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंत व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन व्यंजन है लेकिन मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। आपको सारा चीज हम एक हम पढ़ा दिए हैं पहले, इससे पहले का वीडियो अगर देखिएगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। उच्चारण या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण 2 प्रकार का होता है, अल्पप्राण और महाप्राण। कितने होते हैं, 2, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण होता है आपका 19 गो और महाप्राण होता है 14 गो। 19 और 14 33 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है, तो अयोगवाह में आप लोग को 2 पढ़ाए थे, अन और अ। ये ऐसा है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। तो देखिए इसमें अन कहाँ है, यहाँ पर है अन और अ। ये क्या है, अयोगवाह है। और अयोगवाह 3 तरह का होता था, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। सारी चीज आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, पहले होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। एक कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक होता है। कवर्ग में पूरा कख खाऊंगा, चवर्ग में चच जजइया, तो कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक स्पर्श व्यंजन होती है। और स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है 25। निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर है, देखिए स्वर तो मूल 11 होते हैं, तो स्वर को भी 2 भाग में बांटा गया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। तो ह्रस्व स्वर में कौन आता था, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है, जबकि ए क्या है, दीर्घ स्वर है। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। और टोटल अगर वर्ण की हम बात करें तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। स का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा स है बोल के देखिए, तो एक तलावी स, मूर्धनी स, दंती स। ये तलावी स तो है नहीं, ये क्या है, मूर्धनी स है। इसका मतलब कि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा कहाँ होता है, दांत और तालु के बीच में जो होता है वह मूर्धा होता है, और नाम भी इसका है मूर्धनी स, तो मूर्धा से इसका होता है। और कार का हॉर्न, इसमें हम कितने उच्चारण जो होता है अलग अलग वर्णों का पूरा हम बताए थे आप लोग को। और अलग अलग वर्ण का उच्चारण काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में इसको कई तरह से इसको पूछता है। तो आप लोग उसको देख लेंगे जाकर के पीछे क्लास में। उसके बाद कार का हॉर्न, भाषा भी आप लोग को हम पढ़ाए थे कि कार का हॉर्न कौन सा भाषा है, तो कार का हॉर्न जो है आपका मौखिक भाषा है कि लिखित भाषा है कि सांकेतिक भाषा है। तो जो बोलकर भाषा मुख्य रूप से 3 तरह का होता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे आसान हो गया आपका मौखिक भाषा और सबसे कठिन आपका भाषा है सांकेतिक भाषा। तो कार का हॉर्न क्या होता है, इशारा करता है, सांकेतिक भाषा है। कार का हॉर्न सांकेतिक भाषा है, जो बोला जाता है मौखिक और जो लिखा जाता है लिखित, और जो इशारा में किया जाता है। जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो कुछ तो बोलता नहीं है अंपायर, सिर्फ एक उंगली उठाता है, तो आपको क्या समझते हैं, आउट। अगर इस तरह से ऐसे किया तो 4। तो संकेत को समझना काफी कठिन होता है, और इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया वर्ण विचार का। आगे हम लोग बुक का करने वाले हैं, जो कि आपका 12 ईयर का सेकेंड ईयर का जो इंग्लिश का 100 मार्क्स का बुक होता है, उसका वीडियो इस पर मिलेगा। और बारी बारी से आपको सिलेबस ढंग से एक चीज आपको मिलता रहेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा है वीडियो आपको लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।